स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में रेखीय आवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गोली दर्पण में कार्तीय परिपाटी चिन्हों के विषय में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे जो आपको आने चाहिए। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक दर्पण ले रखा है जो कि हमने ऑर्थो दर्पण बनाया हुआ है। इसमें हमने एक वस्तु रखी हुई है AB। मान लेते हैं इसकी जो हाइट है या लंबाई है वो क्या है, HO है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस AB वस्तु का जो है ऑर्थो दर्पण में जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो मान लेते हैं A' B' है, जिसकी हमने हाइट ले रखी है HI ले रखी है। ठीक है, तो अब रेखीय आवर्धन क्या होता है इसको समझते हैं। रेखीय आवर्धन को हम M से लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लेते हैं हमने एक वस्तु रखी है जो HO माना है, वैसे मान लेते हैं कि जो वस्तु रखी है वो 10 सेंटीमीटर की लंबाई की है। कितनी सेंटीमीटर की लंबाई की है, 10 सेंटीमीटर की लंबाई की है। और जो उसका प्रतिबिंब बना हुआ है वो मान लेते हैं कि वो 20 सेंटीमीटर की लंबाई का बना हुआ है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा तो कि जो वस्तु रखी हुई है और जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह वस्तु के कितने गुना बना हुआ है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे। डायरेक्टली सीधी सी बात है, आप लोग कहेंगे कि वस्तु की लंबाई 10 है और इस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई 20 है। तो आप यही कहेंगे कि इस वस्तु का 2 गुना यानी 10 दूनी 20 2 गुना बना हुआ है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो क्या है, वस्तु का 2 गुना है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड जो 2 गुना निकल के आ रहा है यही दोस्तों होता है आवर्धन। ठीक है, कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बना हुआ है उसी को हम कहते हैं आवर्धन। यानी वस्तु का अनुपात और प्रतिबिंब का अनुपात देखेंगे तो जो रेशियो आएगा, जितने गुना रेशियो आएगा वही होगा हमारा आवर्धन। तो अब हमने यहाँ पे 2 गुना कैसे निकाला, हमने यहाँ पे ऊपर क्या रखा है, प्रतिबिंब की हाइट यानी जो हमने 20 मानी है। फिर नीचे क्या रखा हमने, वस्तु की हाइट यानी 10। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2। तो यही 2 गुना हमारा कैसे आया है, जब हमने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात लिया है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। हमने पहले एग्जांपल से समझा, अब हमारा फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर रखी थी, तो प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पे हमारी क्या है, HI है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या दे रखे थे, यहाँ पे 10 जो कि हमारी वस्तु की लंबाई थी क्या है, HO है। तो ये होता है हमारा आवर्धन। यानी किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई यानी HI तथा वस्तु की लंबाई HO के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में होता है, तो ये आपस में कट जाते हैं, तो कोई मात्रक इसका नहीं होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कहा था एक वस्तु जिसकी ऊंचाई हमने फिलहाल तो HO मानी है, एग्जाम्पल समझने के लिए 10 मानी थी। फिर इसका मान लेते हैं प्रतिबिंब बना हुआ था जो कि HI मानी थी, और एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 20 मानी थी। फिर हमने आपसे पूछा था कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बना हुआ है, तो आप लोगों का जवाब क्या था कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर बना है वह लगभग 2 गुना बना हुआ है। तो जो 2 गुना निकल के आया था वही हमारा क्या था, आवर्धन। तो 2 गुना कहाँ से आया था, हमने प्रतिबिंब की लंबाई 20 ऊपर रखी थी, वस्तु की लंबाई 10 नीचे रखी थी, इन दोनों को डिवाइड किया था, तब जाके हमारा 2 गुना आया था। तो इसी की सहायता से हमने अपना फार्मूला बना लिया है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब आइए यहाँ पे नोट्स में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई। जो हमने ये दूरियाँ ली थी आप लोगों ने देखा था, इस मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई थी, लंबवत ऊपर की तरफ। ठीक है, इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लिया। फिर हमने क्या किया, M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई जो कि हमने HI मानी बटे यानी अनुपात में वस्तु की लंबाई HO, फिर M बराबर HI/HO। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन एक फार्मूला डेरिवेशन करेंगे कि अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या आता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं और उसमें समझते हैं रेखीय आवर्धन कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक अवतल दर्पण ले रखा है और इस अवतल दर्पण में हमने एक वक्ता केंद्र C और मुख्य फोकस F बना रखा है तथा हमने एक वस्तु AB यहाँ पे रखी हुई है। अब ये वस्तु AB रखी हुई है, चूँकि AB वस्तु है तो वस्तु की हाइट हमने आपको बता रखी है, क्या माननी है हमें, HO माननी है। तो यानी जो AB की वैल्यू होगी वो आगे चल के हम क्या लेंगे, HO ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो भी हम AB लिख ले रहे हैं। ठीक, अब मानते हैं इसमें से एक किरण हमारी जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भेजते हैं। पहले हम इसमें प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो प्रतिबिंब का निर्माण देख लीजिए, यहाँ पे
हमने एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है। आप सभी को पता है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है, ये कर लेंगे हम। फिर एक किरण को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस बार वक्ता केंद्र से या मुख्य फोकस से ना भेजकर हम यहाँ से भेजेंगे अपने मुख्य अक्ष में जो बिंदु स्थित है ध्रुव, वहाँ से भेजेंगे। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से भेजते हैं ध्रुव से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने किरण भेजी है आपतित किरण, और ये अभिलंब जो मुख्य अक्ष होता है वही अभिलंब होता है। तो जो अभिलंब मान लेते हैं, अभिलंब का जो कोण होगा मान लेते हैं थीटा लिख लेते हैं। तो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जितने कोण पे आई है उतने ही कोण पे वापस जाएगी। मतलब थीटा कोण पे आई है तो ये कितने कोण पे वापस जाएगी, थीटा कोण पे, यानी कुछ इतने कोण पे ही वापस जाएगी। ठीक है, क्योंकि परावर्तित किरण का जो कोण होता है अभिलंब के साथ और आपतित किरण का जो कोण होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ठीक है, ये किरण जो होगी वो इस प्रकार से इस पर जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस पर यहाँ पे। तो आप सबको याद रखना है थीटा कोण पे आई थी अभिलंब के साथ और थीटा कोण पर ही वापस जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें मिलेंगी, वहीं पर जाकर क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाए। अब प्रतिबिंब की लंबाई हम कहाँ से मापते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत हम इस प्रतिबिंब की लंबाई माप लेंगे जो भी कुछ होगी। तो मान लेते हैं जो प्रतिबिंब क्या है वो क्या है, ए डैश बी डैश। वैसे हमें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिख लेना है, एच आई लिख लेना है। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि जो दूरियां ऊपर की तरफ ली जाती हैं मुख्य अक्ष की वो प्लस की ली जाती हैं, धनात्मक की, जो कि पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी। और जो नीचे की दूरियां होती हैं वो काहे की ली जाती हैं, माइनस की। तो हम जब मान लेंगे ए बी का तो प्लस का एच ओ लेंगे, ए डैश बी डैश का जो वैल्यू लेंगे हम माइनस की एच आई लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। अब आप सभी को कुछ चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जितने कोण पे कोई किरण आई थी उतने कोण पे वापस आती है। इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगे। तो इस थीटा का अगर नाम लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ए पी बी। अगर हम यहाँ पे देखें कायदे से तो कोण ए पी बी लिखेंगे। ये बराबर किसके होगा, कोण ए डैश पी बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो ए डैश पी बी डैश के बराबर होगा ये कोण, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लिख बता सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज लेते हैं। आप पहले लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए बी यहाँ पे पी। सबसे पहले त्रिभुज ए बी पी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश और ये पी, ए डैश बी डैश और पी डैश में क्या हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें इस त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर करने होते हैं। इसमें हमने आपको बता दें कि ए यहाँ पे पी वाला थीटा जिसका नाम हमने क्या लिया है, ए पी बी, और इस तरफ वाले में ए डैश पी बी डैश एक कोण हमने ऑलरेडी बराबर कर लिया। अब दूसरा कोण देखें, ए बी पी में ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का है। यहाँ पे देखते हैं ए डैश पी बी डैश में ये वाला कोण 90 अंश का है, तो ये भी बराबर होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, जो कोण बराबर होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, बी ए पी। तो बी ए पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी डैश ए डैश पी के, बी डैश ए डैश पी के। ठीक है, तो पहला कोण हमारा ये वाला बराबर है जिसे हमने नाम दिया था ए पी बी बराबर था ए डैश पी बी डैश के। दूसरा कोण हमारा ये लंबवत 90 वाला बराबर हो जिसे हमने नाम दिया बी ए पी, इसमें बी डैश ए डैश पी। तो दो कोण बराबर होते तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप होते हैं। समरूप का निशान है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप हैं। और अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो उनकी भुजाएं होती हैं वो अनुपात में होती हैं। तो मान लेते हैं समरूप है तो इस त्रिभुज की भुजा क्या होगी, ए बी का अनुपात होगा इस त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश के साथ, क्योंकि लंबवत भुजा ली है तो इसमें भी हम लंबवत लेंगे। अब इस त्रिभुज में हम एक भुजा ले लेते हैं ए से पी तक, ए से पी तक हम इसमें भुजा ले रहे हैं तो इसमें भी कौन सी लेंगे, ए डैश पी लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश पी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करें। तो हमने आपको बताया था ए बी की वैल्यू क्या है, ये प्लस एच ओ आई है, तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू प्लस एच ओ रखेंगे। ए डैश बी डैश की वैल्यू चिन्ह सहित हम क्या रखेंगे, माइनस की एच आई रखेंगे। अब यहाँ पे ए पी देखते हैं क्या है, ए पी ए से ध्रुव तक की दूरी, ए हमारा क्या है, वस्तु है, यानी वस्तु से ध्रुव तक की दूरी। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमने आपको बता रखा है वस्तु से ध्रुव तक की दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू जो आएगी वो क्या काहे की आएगी, माइनस की यू।
अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी है ए डैश पी डैश। ए डैश पी डैश, ए डैश कहाँ पे है? प्रतिबिंब पे, यानी प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी। प्रतिबिंब से जो दूरी ली जाती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, उसे वी लिखते हैं। ये भी इस तरफ बना है किरण के चलने की दूसरी दिशा में, तो ये भी काहे का होगा? माइनस का होगा। ये सभी जो चिन्ह के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा पिछली क्लास में। इसमें क्या होगा फिर? ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस को हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा HO/HI बराबर माइनस का U/V। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उलट देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे HI ऊपर हो जाएगा, HO नीचे हो जाएगा, इधर V ऊपर हो जाएगा और U नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, HI बराबर HO बराबर -V/U। अब आप सभी को पता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है? M बराबर होता है HI/HO होता है। तो यहाँ पे हम HI/HO की वैल्यू क्या रख देंगे? -V/U। तो आवर्धन का एक सूत्र और आ जाएगा, M बराबर HI/HO। HI/HO की वैल्यू क्या है? -V/U। जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसकी वैल्यू इसके बराबर ले लेंगे, इसकी वैल्यू इसके भी बराबर लेंगे और इन दोनों को भी आपस में बराबर ले लेंगे। तो ये था हमारे आवर्धन का सूत्र। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर किया था, फिर परावर्तन के नियम से हमने इसको समरूप सिद्ध किया था। समरूप सिद्ध करने के बाद जो भुजाएं होती हैं वो अनुपात में ली जाती हैं, तो हमने अनुपात लिया था। फिर कार्तीय चिन्ह परिपाटी से इन सभी की वैल्यू हमने चिन्ह सहित रखी थी, जो कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। ठीक है, तो हमने इसका सभी का चिन्ह सहित यहाँ पे मान रखा था। मान रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया था और फिर इसको उल्टा कर दिया था। फिर यहाँ पे हमने आवर्धन के सूत्र में इसकी वैल्यू रख दी थी। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना